नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का द काउंसिल आईएएस की ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। डेली करंट अफेयर की आपकी क्लास स्टार्ट हो गई, तो आप लोग जल्द से जुड़ जाएं। और ये जो क्लास है जिसको हमने नाम दिया है MIQ यानी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज चल रही है, जो यूपीएससी, यूपी पीसीएस और अदर स्टेट पीसीएस के साथ साथ अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए इम्पोर्टेंट है। तो आप लोग जल्दी से जुड़ जाएं और प्लीज वीडियो को शेयर भी कर दें, अपने अन्य मित्रों को भी जोड़िए और अधिक से अधिक चैनल पर आप सब्सक्राइब कराइए लोगों को। ये जो क्लासें हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट है डेली करंट अफेयर की, और इसमें से बहुत सारे क्वेश्चन आपको इस बार एग्जाम में आते हुए नजर आएंगे। तो शुरू करते हैं आज की जो हमारी क्लास है। और आज की क्लास का पहला क्वेश्चन हमारा आपके स्क्रीन पर दिख रहा है। यह कह रहा है कि हाल ही में चर्चित भारतीय रिजर्व बैंक के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो भारतीय रिजर्व बैंक RBI के बारे में क्वेश्चन पूछ रहा है। पहला कथन है कि 1 अप्रैल को इसकी स्थापना दिवस मनाया जाता है। ध्यान रखिए, क्या कह रहा है कि 1 अप्रैल को इसकी स्थापना दिवस मनाया जाता है। और दूसरा है कि इसकी स्थापना 1 अप्रैल 1935 को हुई थी। दो कथन दिए। अब पूछ रहा है कि उपयुक्त में से कौन सा या से कथन असत्य है या है। ध्यान रखिएगा, असत्य क्वेश्चन पूछ रहा है कि इसमें असत्य कौन है। तो बात करें कि 1 अप्रैल 2022 में आप देखेंगे तो भारतीय रिजर्व बैंक ने अपना स्थापना दिवस मनाया। कब मनाया? 1 अप्रैल 2022 को। तो जिस कारण ये चर्चा का विषय बना भारतीय रिजर्व बैंक। तो ध्यान रखिएगा कि 1 अप्रैल को ये भारतीय रिजर्व बैंक अपना स्थापना दिवस मनाता है। अब ये जो भारतीय रिजर्व बैंक है, इसकी स्थापना भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 के प्रावधानों के अनुसार 1 अप्रैल 1935 को की गई थी। किस अधिनियम के तहत की गई थी? तो भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 के अधीन इसको किया गया था 1 अप्रैल 1935 में। स्थापना 1935 में हो रही है, लेकिन अधिनियम जो था वो भारतीय जो है रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 था, उसके प्रावधानों के अनुसार इसको किया गया था। इसमें से दोनों कथन जो है इसके सत्य नजर आ रहे हैं, यानी 1 और 2 दोनों कथन इसके सत्य हैं। क्योंकि ये असत्य कथन पूछ रहा है तो इसका सही उत्तर हो जाएगा D, यानी न तो 1 और न ही 2। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? D हो जाएगा, न तो 1 और न ही 2। और रिजर्व बैंक के बारे में अगर और भी बातें करें तो प्रारंभ में आप देखेंगे रिजर्व बैंक का जो केंद्रीय कार्यालय था, जो इसका केंद्र कार्यालय था वो कलकत्ता में होता था, कोलकाता में इसका कार्यालय हुआ करता था। लेकिन बाद में आप देखेंगे 1937 में इसको कार्यालय को हटा करके मुंबई बना दिया गया, और तब से स्थायी रूप से मुंबई में ही इसका कार्यालय है। यानी जो इसका मुख्यालय आपको दिखाई देगा रिजर्व बैंक में, वो आपका मुंबई में दिखाई देगा। पहले कहाँ था? तो पहले ये था कोलकाता में, लेकिन 1937 में हटा करके मुंबई बना दिया गया। अब इसी कार्यालय में आप देखेंगे जो केंद्रीय कार्यालय होता है, इसी में RBI का गवर्नर बैठता है, और RBI का गवर्नर बैठ करके उसमें वही नीतियां निर्धारित की जाती है इसके कार्यालय में ही। और प्रारंभ में देखेंगे रिजर्व बैंक जो है ये आप देखेंगे निजी स्वामित्व वाला था, किंतु आगे चल करके 1949 में इसका राष्ट्रीयकरण कर दिया गया। यानी भारतीय रिजर्व बैंक का जो राष्ट्रीयकरण किया गया 1949 में किया गया। अब अगर आप देखेंगे तो भारतीय रिजर्व बैंक जो है इस पर पूर्ण स्वामित्व भारत सरकार का है। तो पहले ये निजी कंपनियों के हाथ में थी, निजी हाथों में थी, लेकिन 1949 में जब इसका राष्ट्रीयकरण किया गया तो भारत सरकार के अधीन आ गई। अब अगर हम बात करें रिजर्व बैंक के कामकाज का, तो रिजर्व बैंक का जो कामकाज है केंद्रीय निदेशक बोर्ड द्वारा शासित है। किसके द्वारा है? केंद्रीय निदेशक बोर्ड द्वारा शासित है। और भारत सरकार के भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम के अनुसार इस बोर्ड की जो नियुक्ति होती है या नामन होता है 4 वर्ष के लिए होती है। कितने वर्ष के लिए? 4 वर्षों के लिए केंद्रीय निदेशक बोर्ड को। और फिर रिजर्व बैंक का जो कार्य है, प्राथमिक कार्यों में आप देखेंगे तो मौद्रिक नीति तैयार करता है। और ये मौद्रिक नीति तैयार ही नहीं करता बल्कि उसका कार्यान्वयन भी करता है, उसका निगरानी भी करता है, और इसके अतिरिक्त वह मुद्रा जारीकर्ता के रूप में भी कार्य करता है। ये रिजर्व बैंक के बारे में आपको ध्यान रखना है, अन्य तथ्यों के बारे में। इसका चूंकि उत्तर असत्य पूछ रहा है तो ये उसका उत्तर हो जाएगा D, न तो 1 और न ही 2। देखिए रिजर्व बैंक आपको दिख रहा है। तो 1 अप्रैल 2022 को रिजर्व बैंक ने अपना स्थापना दिवस मनाया। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 के प्रावधानों के अनुसार
1 अप्रैल 1935 में हुई। इसका केंद्रीय कार्यालय प्रारंभ में कहाँ था? कोलकाता। 1937 में मुंबई स्थानांतरित हुआ। 1949 में इसका राष्ट्रीयकरण किया गया, और जैसा कि हमने बताया कि पहले ये निजी स्वामित्व के हाथ में था। अब इसका कामकाज केंद्रीय निदेशक बोर्ड द्वारा होता है शासित, और भारत सरकार के भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम के अनुसार इस बोर्ड की नियुक्ति या नामन 4 वर्षों के लिए होती है। अब इसका काम है मौद्रिक नीति तैयार करना, उसका कार्यान्वयन निगरानी सुनिश्चित करना, और मुद्रा जारीकर्ता के रूप में भी कार्य करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दूसरा नंबर है। दूसरा नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि हाल ही में भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण संस्थान ने किस स्थल की पहचान की है? ये देखना है कि किस स्थल की, सर्वेक्षण संस्थान ने किस स्थल की पहचान की थी। इसमें से आपको एक शब्द दिखाई दे रहा है, इसको आपको हटा देना है। तो हाल ही में भारतीय भूवैज्ञानिक संस्थान ने किस स्थल की पहचान की है निम्नलिखित में से? यह शिवालिक जीवाश्म उद्यान है, बक्सा फॉर्मेशन के चूना पत्थर आपको दिखेंगे, और बी में ए और बी दोनों, और डी है इनमें से कोई नहीं। तो हाल ही में आप देखेंगे भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण जो है, जिसको जीएसआई भी बोला जाता है, इसने भारतीय हिमालयी क्षेत्र में जो है 2 भूवैज्ञानिक विरासत स्थलों की पहचान की है। और वो जो 2 भूवैज्ञानिक विरासत स्थल है, एक है शिवालिक जीवाश्म उद्यान और दूसरा है बक्सा फॉर्मेशन का चूना पत्थर। इन दोनों का पहचान किया है। और इस पहचान के साथ ही आप देखेंगे कि भारत में जो है 34 भूवैज्ञानिक विरासत स्थल हो गए। तो 2 अगर ये जोड़ दिए गए, पहचान में आ गए शिवालिक जीवाश्म उद्यान और बक्सा फॉर्मेशन चूना पत्थर, तो अब ये 34 संख्या हो गई। वो जो है जो भारतीय स्थल हैं, जो 2 जो है भूवैज्ञानिक विरासत स्थल है, उनकी संख्या 34 हो गई। इससे पहले अगर पूछता है इन दोनों से पहले तो 32 हुआ करती थी, अब ये 2 शामिल हो गए। फिर अगर बात करें भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण संस्थान की, इसकी विभाग की स्थापना मुख्य रूप से आप देखेंगे रेलवे के लिए भारत में उपलब्ध जो कोयला है भंडार की खोज को उद्देश्य से की गई थी 1851 ईस्वी में। और वर्तमान में जीएसआई खान मंत्रालय की एक सहायक संस्था के रूप में कार्य करता है, और इसका मुख्यालय जो है कोलकाता में, भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण संस्थान का। तो चूंकि ये किस स्थल की पहचान की है, तो शिवालिक जीवाश्म उद्यान की पहचान की और बक्सा फॉर्मेशन के चूना पत्थर की पहचान की, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सी, यानी एक और बी दोनों की पहचान कर रहा है। देखिए ये आपको दोनों स्थान का दिखाई देंगे। तो भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण ने भारतीय हिमालयी क्षेत्र में 2 भूवैज्ञानिक विरासत स्थलों, शिवालिक जीवाश्म उद्यान हिमाचल प्रदेश में जो है, और स्टोमेटोलाइट बेरिंग डोलोमाइट यानी बक्सा फॉर्मेशन के चूना पत्थर जो सिक्किम में है, इसकी पहचान की। तो किन राज्यों में की गई, कभी कभी ये भी पूछ लेगा। एक हिमाचल प्रदेश में किया गया, एक सिक्किम में। और इन 2 स्थलों को शामिल करने से भारत में 34 भूवैज्ञानिक विरासत स्थल हो गए। और ये जो संस्थान है यानी जीएसआई यानी भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण विभाग, इसकी स्थापना मुख्य रूप से क्यों हुई थी? रेलवे के लिए भारत में उपलब्ध जो कोयला भंडार है उसकी खोज को उद्देश्य 1851 में हुई। अब इसका मुख्यालय कहाँ है? कोलकाता में। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, जो हमारा तीसरा नंबर क्वेश्चन है। तीसरा नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में चर्चित उत्कल दिवस के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो उत्कल दिवस के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है आपको। पहला है इसे उड़ीसा दिवस भी कहा जाता है, और दूसरा है इसका आयोजन 5 अप्रैल 2022 को किया जाता है। ध्यान से देखिएगा, पहला ऑप्शन क्या कह रहा है? इसे उड़ीसा दिवस भी कहा जाता है। दूसरा कह रहा है कि इसका आयोजन 5 अप्रैल 2022 को किया जाता है, और पूछ रहा है कि उपयुक्त में से कौन सा या से कथन असत्य है। असत्य कथन पूछ रहा है, ध्यान रखिएगा। केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, न तो एक और न ही दो। तो बात करें अगर उत्कल दिवस की, तो ये उत्कल दिवस जो है ये जो है 1 अप्रैल 2022 को आप देखेंगे तो उड़ीसा में उत्कल दिवस का आयोजन किया गया। कहां पे? उड़ीसा में। तो 1 अप्रैल 2022 को उड़ीसा में उत्कल दिवस का आयोजन किया गया। और इस उत्कल दिवस को उड़ीसा दिवस भी कहा जाता है। इसी उत्कल दिवस को उड़ीसा दिवस भी कहा जाता है। और ये जो है 1 अप्रैल को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 1 अप्रैल को मनाया जाता है। जबकि आप ऑप्शन दूसरा देखिएगा, इसमें दिया है 5 अप्रैल 2022 को इसका आयोजन किया गया। जबकि ये कब आयोजन किया गया? 1 अप्रैल 2022 को किया गया। तो पहला कथन तो इसका सत्य दिख रहा है कि इसे उड़ीसा दिवस भी कहा जाता है उत्कल दिवस को।
और दूसरा कथन इसका जो रहा कि इसका आयोजन 5 अप्रैल 2022 को किया गया, ये गलत है, क्योंकि 1 अप्रैल 2022 को किया गया। तो चूंकि ये असत्य कथन पूछ रहा है तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बी, यानी केवल 2 इसका असत्य है। सही कौन है? केवल 1 है। तो असत्य क्या है आपका? केवल 2, यानी बी उत्तर इसका सही है। अब अगर बात करें इस ओडिशा दिवस का, तो ये ओडिशा दिवस जो 1 अप्रैल को मनाया जाता है, इसलिए मनाया जाता है क्योंकि 1 अप्रैल 1936 को ओडिशा अस्तित्व में आया था, ओडिशा का अस्तित्व आया था। 1947 में स्वतंत्रता के पश्चात आप देखेंगे तो ओडिशा तथा आसपास की जो रियासतें हैं, इसने नवगठित भारत सरकार को अपनी सत्ता सौंपी थी और राज्य को एक अलग ब्रिटिश भारत प्रांत के रूप में स्थापित किया गया फिर। और उसी की याद में तथा राज्य के सभी नागरिकों के बीच एकता की भावना को बढ़ावा देने के लिए इस दिवस का आयोजन किया जाता है। अब ओडिशा के बारे में अगर बात करूं तो ओडिशा भारत का ऐसा तीसरा राज्य है जहां आदिवासियों की जनसंख्या अधिक है। ध्यान रखिएगा, ओडिशा भारत का ऐसा तीसरा राज्य है जहां आदिवासियों की जनसंख्या अधिक आपको दिखेगी। और प्राचीन भारत में आप देखेंगे तो ओडिशा में कलिंग होता था स्थान, वो कलिंग साम्राज्य का हिस्सा हुआ करता था ओडिशा, जिसपे आप देखेंगे 261 ईसा पूर्व में अशोक ने आक्रमण किया था। और उस आक्रमण में इतना नरसंहार हुआ था कलिंग के आक्रमण अशोक का, उससे उसका मन विचलित होता है और वो युद्ध नीति को त्याग करके धम्म नीति का पालन करना शुरू कर देता है। अधिक समय तक आप देखेंगे कलिंग जो है लगभग 1 सदी तक मौर्यों के अधीन भी रहा है जब अशोक ने इसको विजित किया था। तो चूंकि ये उत्कल दिवस के संदर्भ पूछ रहा है, ये अन्य तथ्य जो हमने आपको जानकारी दे दिया है, इसको ओडिशा दिवस भी बोलते हैं। और इसका आयोजन जो होता है 1 अप्रैल को किया जाता है। इसका जो दूसरा ऑप्शन है गलत है, असत्य पूछ रहा है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बी, यानी केवल 2। देखिए, तो हैप्पी उत्कल दिवस का एक फोटो आपको दिखाई दे रहा है। 1 अप्रैल 2022 को उड़ीसा में उत्कल दिवस अथवा उड़ीसा दिवस का आयोजन किया गया और 1 अप्रैल 1936 को उड़ीसा अस्तित्व में आया था। उड़ीसा भारत का ऐसा तीसरा राज्य है जहां आदिवासियों की जनसंख्या अधिक है। और प्राचीन भारत में उड़ीसा जो है कलिंग साम्राज्य का हिस्सा था, जहां 261 में अशोक ने आक्रमण करके इसको जीता था। उसके पश्चात 1 सदी तक यह मौर्य वंश का जो है शासन रहा, यहाँ पर दिखाई देगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है चौथा नंबर की, हाल के समाचार पत्रों में चर्चित INAS 316 क्या है? ध्यान दीजिएगा कि हाल के समाचार पत्रों में चर्चित INAS 316 क्या है? ऑप्शन है एक नौसैनिक बेड़ा, बी है एक अंतरिक्ष यान, सी है ए और बी दोनों, और डी है एक वायुयान। तो हाल ही में अगर बात करें तो गोवा में एक समारोह आयोजित किया गया गोवा में। और गोवा में जो एक समारोह आयोजित किया गया उसमें नौसेना ने जो है INS 316 को अपने बेड़े में शामिल किया। तो जिस कारण ये INS 316 चर्चा में रहा कि नौसेना ने गोवा में इसको अपने बेड़े में शामिल किया। और INS 316 को जो है कोवडोस नाम दिया गया है। क्या नाम दिया गया है? कोवडोस नाम दिया गया है। अब इस स्क्वाड्रन का प्रतीक चिन्ह आप देखेंगे समुद्र के विशाल क्षेत्र में खोज करते हुए कोडोर को दर्शाया है। और इंडियन नेवल एयर स्क्वाड्रन 316 है, जिसका ये पूरा नाम है INAS। आई का मतलब इंडियन है, एन का मतलब नेवल है, ए का मतलब एयर है और एस का मतलब स्क्वाड्रन है। 316 वर्ष 2016 में आप देखेंगे वैकल्पिक क्लॉज के हिस्से के रूप में खरीदे गए 4 P-8I विमानों का संचालन करेगा। तो ये 4 P-8I विमानों का संचालन करेगा। तो ये जो INS 316 क्या है? तो एक नौसैनिक बेड़ा है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। देखिए आप, ये आपको दिख रहा है कि गोवा में आप देखेंगे आयोजित एक समारोह में नौसेना ने INS 316 को अपने बेड़े में शामिल किया है। और INS 316 को कोडो नाम दिया गया है, जो कि विशाल पंखों वाले सबसे बड़े उड़ने वाले पक्षियों में से एक है। अब इस स्क्वाड्रन का प्रतीक चिन्ह क्या है? समुद्र के विशाल क्षेत्र में खोज करते हुए एक कॉर्डोन को दर्शाया गया है। और फिर देखेंगे इंडियन नेवल एयर स्क्वाड्रन 316 यानी INS 316 2016 में विकसित 2016 में वैकल्पिक क्लास के हिस्से के रूप में खरीदे गए 4 P-8I विमानों का संचालन करेगा। ये ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5 नंबर का, हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक नोट मुद्रण
प्राइवेट लिमिटेड ने, ध्यान रखिएगा, भारतीय रिजर्व बैंक नोट मुद्रण प्राइवेट लिमिटेड ने किस स्थान पर वर्णिका नामक एक स्याही निर्माण इकाई की स्थापना की है? किस स्थान पर वर्णिका नामक एक स्याही निर्माण इकाई की स्थापना की है? ऑप्शन है मुंबई, बी है मैसूर, सी है कलकत्ता और डी है कानपुर। तो भारतीय रिजर्व बैंक के पूर्ण स्वामित्व में ये कंपनी आती है, भारतीय रिजर्व बैंक नोट मुद्रण प्राइवेट लिमिटेड। ये भारतीय रिजर्व बैंक की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी है। इसने जो है कर्नाटक के मैसूर में, कहां पे? कर्नाटक के मैसूर में जो है वर्णिका नामक एक स्याही निर्माण इकाई की स्थापना की है और इस नई इकाई को आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास ने राष्ट्र को समर्पित किया। अब देखेंगे यह इकाई देश के सभी बैंक जो नोट प्रिंटिंग प्रेस है की आवश्यकताओं को पूरा करेगी और इसकी स्थापना आप देखेंगे मेक इन इंडिया पहल के तहत बैंक नोटों की छपाई हेतु आवश्यक जो स्याही है उसको देश में ही निर्मित करने को उद्देश्य से किया गया। यानी जो नोट छपाई होगी, जो नोट की छपाई की जाएगी उसमें जो स्याही प्रयोग होगा उसको जो है कि भारत में ही निर्मित किया जाएगा, ऐसा प्रयास किया जाएगा। और इस इकाई की क्षमता आप देखेंगे 1500 मीट्रिक टन है। तो ये इसका स्थापना वर्णिका नामक एक स्याही निर्माण इकाई की कहाँ की गई? तो ये मैसूर में की गई। मैसूर कहाँ? कर्नाटक में स्थित। तो ये आपको दिखाई देगा रिजर्व बैंक के भारतीय रिजर्व बैंक नोट मुद्रक प्राइवेट लिमिटेड ने कर्नाटक के मैसूर में वर्णिका नामक एक स्याही निर्माण इकाई की स्थापना की। अब ये जो भारतीय रिजर्व बैंक का नोट मुद्रण प्राइवेट लिमिटेड है जिसको BRBNMPL भी बोलते हैं, ये जो है भारतीय रिजर्व बैंक की पूर्ण स्वामित्व वाली एक सहायक कंपनी है। अब इस नई इकाई को आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास ने राष्ट्र को समर्पित किया और इसकी क्षमता कितनी है? 1500 मीट्रिक टन है। अब स्थापना मेक इन इंडिया पहल के तहत बैंक नोटों की छपाई हेतु जो आवश्यक स्याही है उसको देश में ही निर्मित करने को उद्देश्य से किया गया। और जो BRBNMPL है इसको सभी भारतीय बैंक नोटों को छापने का कार्य दिया गया है। देश में सिक्कों और बैंक नोटों की बढ़ती मांग को पूरा करने के उद्देश्य से इसे 1995 में स्थापित किया गया था और इसका मुख्यालय आप देखेंगे बेंगलुरु में। भारतीय रिजर्व बैंक नोट मुद्रक प्राइवेट लिमिटेड का मुख्यालय कहाँ है? बेंगलुरु में है और उसकी स्थापना कब हुई थी? 1995 में की गई थी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जो 6 नंबर क्वेश्चन है। 6 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में जारी एशियाई विकास आउटलुक 2022 के अनुसार, हाल ही में जारी एशियाई विकास आउटलुक 2022 के अनुसार 2023-24 में भारत की अनुमानित विकास दर क्या है? ध्यान रखिएगा ये 2023-24 में भारत की अनुमानित विकास दर पूछ रहा है क्या है? 5%, 0.5%, 0.6 मतलब 6%, 7.5% या 8%, ये दिखा है बाहर। तो आपसे बात करें ये कि जो है कि कितने परसेंट दिखा रहा है, तो ये 5%, 6%, 7.5%, ये जीरो को आप नम ही मान के चलिएगा। अब 8% बता रहा है। तो आप बात करेंगे कि मनीला में जो है एशियाई विकास बैंक स्थित है। तो मनीला में स्थित एशियाई विकास बैंक ने अपना जो है एक एशियाई विकास आउटलुक 2022 जारी किया है। तो एशियाई विकास आउटलुक 2022 इसको जारी किया है एशियाई विकास बैंक ने। और एशियाई विकास बैंक कहाँ स्थित है? तो एशियाई विकास बैंक मनीला में स्थित है। तो इसने ये जो जारी किया एशियाई विकास आउटलुक 2022, इसके अनुसार आप देखेंगे तो दक्षिण एशिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था भारत जो है उसके यहाँ चालू वित्त वर्ष, जो इस समय चालू वित्त वर्ष 2022-23 चल रहा है, इसमें आप देखेंगे तो 7.5% जो है अनुमान लगाया गया है। लेकिन अगले वर्ष देखेंगे यानी 2023 और 24 में देखेंगे, अगले वर्ष चालू वित्त वर्ष 2022-23 चल रहा है, लेकिन चूंकि ये क्वेश्चन पूछ रहा है 2023-24 का आगे का वर्ष में, तो वहां आप देखेंगे 8% बढ़ने का अनुमान है। कितना परसेंट बढ़ने का अनुमान है? 8% बढ़ने का अनुमान है। तो इसका सही उत्तर जो हो जाएगा वो डी हो जाएगा, 8% दिखेगा। सी जो दिख रहा है कि 7.5%, ये जो है 2022 और 23 का जो चल रहा है इसमें अनुमान लगाया गया है चालू जो वित्त वर्ष है। लेकिन ये पूछ कब कर रहा है? 2023-24 यानी अगले वर्ष का पूछ रहा है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा डी हो जाएगा। अब इसने जो है कि 2022 में बताया है कि दक्षिण एशियाई अर्थव्यवस्था के लिए जो 7% सामूहिक वृद्धि का भी अनुमान लगाया है। अब अगर बात करें कि दक्षिण एशिया में, तो आप देखेंगे अफगानिस्तान है, बांग्लादेश है,
भूटान है, भारत है, मालदीव है, नेपाल है, पाकिस्तान और श्रीलंका, ये देश इसमें शामिल आपको दिखाई देंगे। इसका सही उत्तर हो जाएगा डी। देखिए, तो मनीला स्थित एशियाई विकास बैंक ने अपना प्रमुख एशियाई विकास आउटलुक 2022 जारी किया और इसने दक्षिण एशिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था भारत को चालू वित्त वर्ष यानी 2022-23 में 7.5% और अगले वर्ष यानी 2023-24 में 8% बढ़ने का अनुमान लगाया। अब इसने 2022 में दक्षिण एशियाई अर्थव्यवस्थाओं के लिए 7% की सामूहिक वृद्धि का भी अनुमान लगा। अगर आपसे पूछता है कि दक्षिण एशियाई देशों में कौन कौन से शामिल हैं, तो दक्षिण एशिया में शामिल है अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, भारत, मालदीव, नेपाल, पाकिस्तान, श्रीलंका, ये देश शामिल है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो हमारा 7 नंबर क्वेश्चन है। 7 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि वर्ष 2021-22 में भारत के कृषि उत्पादों के निर्यात ने कौन सा मील का पत्थर हासिल किया है? ध्यान रखिएगा, वर्ष 2021-22 में भारत के कृषि उत्पादों के निर्यात ने कौन सा मील का पत्थर हासिल किया है? एक है ए है $40 बिलियन, बी है $45 बिलियन, सी है $50 बिलियन और डी है $75 बिलियन। तो बात करें इसकी, तो आप देखेंगे भारत के कृषि उत्पादों के निर्यात ने वर्ष 2021-22 में $50 बिलियन को पार करके एक नया मील का पत्थर हासिल किया है। तो इसका सही उत्तर जो हो जाएगा सी हो जाएगा 50 बिलियन। इसके बारे में आप देखिए, तो भारत के कृषि उत्पादों को निर्यात के लिए जो है आप देखेंगे वो 2021-22 में $50 बिलियन को पार करके एक नया मील का पत्थर जो है छुआ है। और यह जो है भारत में कृषि निर्यात के लिए अब तक का उच्चतम स्तर है। भारत में कृषि निर्यात के लिए अब तक का उच्चतम स्तर है। और 2022-21 के दौरान कृषि निर्यात आप देखेंगे तो 19.92% बढ़ करके $50.21 बिलियन तक पहुंच गया है। अब आंकड़ों की माने तो इस समय आप देखेंगे, आंकड़ों की मानेंगे तो चावल जो है 9.65% जो है अरब अमेरिकी डॉलर दिखाई देगा, गेहूं आप दिखाई देगा 2.19 अरब अमेरिकी डॉलर, चीनी 4.6 अरब अमेरिकी डॉलर। अब जो देखेंगे इसमें अब तक का सबसे अधिक निर्यात हासिल किया गया है। तो चावल, गेहूं और चीनी में सबसे अधिक निर्यात किया गया दिखाई दे रहा है, आपको ये ध्यान रखना है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो 8वां नंबर क्वेश्चन है। 8वां नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि हाल ही में किस राज्य में पायलट प्रोजेक्ट के रूप में वन हेल्थ फ्रेमवर्क शुरू किया गया है? ध्यान रखिए क्या पूछ रहा है कि हाल ही में किस राज्य में पायलट प्रोजेक्ट के रूप में वन हेल्थ फ्रेमवर्क शुरू किया गया है? ऑप्शन है उत्तराखंड, बी है उत्तर प्रदेश, सी है केरल और डी है मिजोरम। तो पशुपालन और डेयरी विभाग ने उत्तराखंड राज्य में पशुपालन और डेयरी विभाग ने उत्तराखंड राज्य में वन हेल्थ सपोर्ट यूनिट द्वारा, किसके द्वारा? वन हेल्थ सपोर्ट यूनिट द्वारा वन हेल्थ फ्रेमवर्क को लागू करने के लिए एक पायलट प्रोजेक्ट शुरू किया है। तो किस राज्य में शुरू किया गया? उत्तराखंड में किया गया। किसके द्वारा किया गया? तो पशुपालन और डेयरी विभाग ने इसको किया है। अब इसने जो है वन हेल्थ सपोर्ट यूनिट द्वारा करवाया है इसको। तो वन हेल्थ फ्रेमवर्क लागू करने के लिए एक पायलट प्रोजेक्ट शुरू किया उत्तराखंड में। अब इस यूनिट का जो उद्देश्य है वो है पायलट परियोजना कार्यान्वयन की जो सीख के आधार पर एक राष्ट्रीय एक स्वास्थ्य रोड मैप विकसित करना है। ये आपको ध्यान देना है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ए यानी उत्तराखंड। देखिए उत्तराखंड का आपको मैप भी दिख रहा होगा। पशुपालन और डेयरी विभाग ने उत्तराखंड राज्य में वन हेल्थ सपोर्ट यूनिट द्वारा वन हेल्थ फ्रेमवर्क को लागू करने के लिए एक पायलट प्रोजेक्ट शुरू किया और मुख्य उद्देश्य पायलट परियोजना कार्यान्वयन की सीख के आधार पर एक राष्ट्रीय एक स्वास्थ्य रोड मैप विकसित किया जाएगा और एक स्वास्थ्य सहायता इकाई के कार्यान्वयन का नेतृत्व करने के लिए भारत सरकार के प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार की अध्यक्षता में अंतर मंत्रालय एक स्वास्थ्य समिति की स्थापना की गई है। इसमें आपको यह ध्यान रखना। आज के क्वेश्चन में हमने 8 क्वेश्चन को लिया है। आज की क्लास में ध्यान रखना 8 क्वेश्चन हमने लिया है महत्वपूर्ण घटनाओं को। आप लोग इसको देखते रहिएगा और प्लीज वीडियो को शेयर भी कर दें ताकि अन्य लोग भी जुड़ जाएं, कमेंट करते रहें और लगातार आप बने रहिए इस क्लास में। यह क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट आपके लिए है। आप निश्चित ही सफल होंगे इस क्लास को देख करके। करंट के आपके क्वेश्चन बाहर नहीं होने पाएगा। अब आप अपने लक्ष्य को सफल होंगे। अब आप सफल हों इसी शुभकामनाओं के साथ। थैंक यू।